हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोग के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अपनी एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। चलो जी, तो आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दा मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इन कंपनीज बैलेंस शीट। एक बहुत क्रिटिकल एरिया है जहां पर मोस्टली बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ा ये चीज बच्चा कम सॉल्व कर पाता है, कंफ्यूजन रहती है कि सर शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएं। ये तो सबको पता है सर, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। लेकिन शेयर कैपिटल का जो नोट बनता है, नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का जो नोट बनता है, वहां पर कैलकुलेशन में बच्चा मोस्टली गलती करता है। ठीक, ये चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक पूरी वीडियो तैयार करी है। इसमें मैंने कई सारे केसेस आपको बताए हैं और एक एक केस को हम सॉल्व करेंगे और फिर मैं बताऊंगा क्लियरली आपको कि भाई किस तरीके से आपको शेयर कैपिटल दिखाने चाहिए, मतलब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। साथ साथ हम डिबेंचर्स भी कन्वर्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे कि सर डिबेंचर को भी किस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये वीडियो कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक, क्या सीए के लिए या सीएमए के लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगी? देखो, दिस इज अ जर्नल वीडियो, एक ये जर्नल वीडियो है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल सी वीडियो है। जहां जहां भी शेयर कैपिटल और डिवेंचर, कंपनीज बैलेंस शीट, ये सब चीजें अप्लाई होती है, वहां वहां पर ये वीडियो लग जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा हो, 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहा हो, उसके लिए ये भी वीडियो ये काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि 12th क्लास में शेयर कैपिटल का टॉपिक होता है, वहां पर अपना प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 12th क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट बन गई। अगर कोई बीकॉम का बच्चा है तो बीकॉम में भी ये चीज पूछी जाती है, तो बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट बन गई। अगर कोई सीए का बच्चा है तो सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटरमीडिएट हो, फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट का बच्चा हो, दोनों के लिए वीडियो एप्लीकेबल है, क्योंकि फॉर फाउंडेशन में शेयर कैपिटल का चैप्टर है, वहां पर भी पूछा जा सकता है। प्लस इंटर लेवल पे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है, वहां पर भी इसके पूछने के काफी सारे चांसेस होते हैं। तो सीए फाउंडेशन का या सीए इंटर का बच्चा हो, उनके लिए भी वीडियो एप्लीकेबल है। अगर कोई सीएमए का बच्चा देख रहा हो, अगर कोई सीएमए का बच्चा देख रहा हो, तो सीएमए में कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर होता है, तो वहां पर जो कंपनी अकाउंट्स का एरिया होता है, वहां पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है, वहां पर ये वीडियो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। प्लस अगर कोई सीएस का बच्चा है, हालांकि मैं सीएस नहीं पढ़ाता और मुझे सीएस के बारे में इतना पता भी नहीं है, लेकिन आई थिंक शायद सीएस में भी अकाउंट्स का एरिया होता है, तो वहां पर भी शायद ये वीडियो एप्लीकेबल हो सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जहां जहां पर शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन की बात हो जाएगी, जहां पर शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल और डिबेंचर दिखाने होंगे, वहां वहां पर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगी। और सर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारी जो आपकी कंफ्यूजन है उन सबको क्लियर कर दूं। ठीक है जी, काफी टाइम से मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, इवन बच्चों की भी काफी डिमांड थी कि सर ये वीडियो बना दो कि शेयर कैपिटल कैसे दिखाएं। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया है जो मुझे ये वीडियो शूट करने का मौका मिल गया। ठीक, अब मैंने कई सारे केसेस बनाए हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनते चले जाना है, एक नोटबुक में इस चीज को नोट करते चले आना है। देखो, मैं ये वाले नोट्स मेरे प्राइवेट नोट्स हैं, मैं इनको शेयर नहीं कर पाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे भी आपका काफी हद तक काम बन जाएगा। अच्छा, वीडियो में मैंने बेसिक सारी बातें कवर कर ली हैं, अब इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्वेश्चन में फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक और क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी, वो अलग चीज है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों के माइंड में जो कंफ्यूजन रहती है कि सर ये प्लस क्यों हो गया, ये लेस क्यों हो गया, ये यहाँ से क्यों हटा दिया, वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो को समझने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लेट्स डिस्कस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर प्रेजेंटेशन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, कि सर कंपनीज की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। आप सबको अच्छे से पता है सर, कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट पीएल का जो फॉर्मेट होता है वो कहां पर होता है, वो गिवन है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में। कहां पर गिवन है जी? कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में फॉर्मेट गिवन है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, इनका फॉर्मेट शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 गिवन है। अब शेड्यूल 3 में दो डिविजन्स होती हैं, एक होती है सर डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। डिवीजन 1 इज फॉर दोस कंपनीज व्हिच आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड डिवीजन 2 इज फॉर दोस कंपनीज व्हिच आर फॉलोइंग इंड एस। ठीक, इंड एस की जो फॉर्मेट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट है। अगर इंड एस कंप्लायंट कंपनी है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के फॉर्मेट अलग है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने नहीं वाला, क्योंकि वो फाइनल लेवल के एरिया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। एएस बेस्ड जो कंपनीज हैं
उन लोगों को जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, उसमें बैलेंस शीट को मैं डिस्कस करूंगा। देखो मैं यहां पर आपसे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्कशन नहीं करने वाला, सिर्फ मेरा जो स्पेसिफिक एरिया रहेगा वो रहेगा शेयर कैपिटल और डिबेंचर को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएं। लेकिन हाँ, उस चीज को समझाने के लिए फर्स्ट आई विल डिस्कस सम ब्रीफ फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, तो उसका एक मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, वो आप फॉर्मेट देखिए। देखो जी, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में पार्ट ए जो होता है वो होता है बैलेंस शीट। तो लिखा जाता है बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है डैश लिमिटेड एज एट या एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपकी डेट है। ठीक, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। वैसे तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में भी रहता है। कंपैरेटिव फॉर्म में मींस आपको करंट ईयर की फिगर दिखानी है और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की भी फिगर दिखानी है। कंपैरेटिव फॉर्म में एक्चुअली में बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव नहीं दिया, पर मैंने सिंगल सिंगल दिया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी कंपैरेटिव वो नहीं पूछेगा। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, अच्छा मैंने यहां पर पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं बनाया, जो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। हालांकि इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और है जो और आएंगी, वो मैंने नहीं दिखाया, अननेसेसरी आप उस चीज को देखकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट होती नहीं है। ठीक, तो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, जैसे कि यहां पर सी पार्ट भी होता है, उसमें होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक, वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर नहीं लिखा। ठीक, शेयर कैपिटल में क्या आता है, कंपनीज की शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर कैपिटल इशू करी है, उस पर कितना पैसा कंपनी के पास आया है, वो आएगा यहां पर। क्या आएगा यहां पर कि कंपनी के पास कितना पैसा शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में आ रखा है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, क्या आएगा यहां पर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड, कि कंपनी के पास जो भी पैसा आया है शेयर कैपिटल का, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, वो यहां पर आएगा। अच्छा सर, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन पैसा आया है सिर्फ 8 रुपए, तो यहां पर 8 रुपए आएगा या 10 रुपए आएगा, 8 रुपए के हिसाब से आप शो करोगे। मतलब कितनी पेड अप थी, उसमें से कितनी कॉल्ड अप है, उसमें से कितना पैसा आपके पास आया है, वो यहां पर आ जाएगा। सर कॉल सीनियर्स हैं तो वो लेस हो जाएगा, वो भी मैं डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर आपकी शेयर कैपिटल आ गई। फिर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आएंगे, जैसे शेयर्स वगैरह, कंपनी अगर प्रीमियम पे इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम वो कहां पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, वो कहां पर आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। फॉर फ्यूचर के टाइम पे कंपनी के पास अगर कोई कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व कंपनी का क्रिएट हो जाता है, तो वो कैपिटल रिजर्व भी कहां पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ये हो गया आपका शेयर। सेकंड आइटम होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यहां पर क्या होता है, इसका मतलब हुआ सिर्फ कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं करे, तो वो कंपनी की एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि सर कंपनी ने लोगों का पैसा अपने पास लेकर रख लिया, तो कंपनी को उसको फेस ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाना होता है, किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, वैसे इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आती है, वो नहीं दिखा रहा मैं आपको। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है कंपनी के डिबेंचर्स, कंपनी के क्या आते हैं यहाँ पर, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके डिबेंचर्स भी आते हैं और लोन्स वगैरह भी आते हैं। हाँ, बस एक्सेप्शन क्या होती है, अगर मान लो डिबेंचर्स विद इन अ ईयर रिडीम होने वाले हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आएंगे, फिर वो आपके करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएंगे। ठीक, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, कोई लॉन्ग टर्म नेचर का प्रोविजन है तो, और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया। करंट लायबिलिटीज में आपके पास आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके क्रेडिटर्स हो गए, बीपीज वगैरह हो गए, वो आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह हो गए, यहां पर आ जाएगा वो। अदर करंट लायबिलिटीज आ गई। ये तो आपकी लायबिलिटी साइड होगी। इसमें जो मेरा मुद्दा है डिस्कस करने वाला वो क्या है, जो मेरा मुद्दा है डिस्कस करने वाला वो है, एक तो आपको शेयर कैपिटल समझाना है मुझे, और एक आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर समझाना है। ज्यादातर मेरा जो टाइम लगेगा वो इस एरिया पे लगेगा, शेयर कैपिटल, इस पे ज्यादा टाइम इतना नहीं लगेगा। ठीक, आगे देखो। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली आइटम होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नथिंग बट फिक्स एसेट्स, इज नथिंग बट फिक्स एसेट्स। पहले क्या होता था, पहले हेडिंग होती थी फिक्स एसेट्स और उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स आता था, लेकिन अब उन्होंने हेडिंग हटा दी है, फिक्स एसेट्स वर्ड हट गया, अब क्या आता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल डब्ल्यूआईपी मींस अगर मान लो कोई आपका एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। इनटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे आपके। इंटेंजिबल एसेट्स सब समझते हो सर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब क्या होते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स, वो आ जाएंगे यहाँ पर।
इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर मान लो आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो अभी प्रोसेस में है, जो भी बना नहीं है लेकिन प्रोसेस में है, तो उसमें जितनी भी आपकी कॉस्ट इनकर हो गई है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कहलाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ जाएंगी यहाँ पर। एएस 13 के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं और वो लॉन्ग टर्म नेचर के, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स आपके जनरली डेटर्स हो गया, बीआरस वगैरह हो गया, वो आ जाते हैं यहाँ पर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे आपके, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होगी आपकी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस वगैरह आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है, तो वो दो तरीके से इशू हो सकते हैं, या तो शेयर्स या डिबेंचर फॉर कैश इशू होंगे, ध्यान से सुनना, या तो शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कैश इशू होंगे, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश होंगे। देखो मुझे आप लोगों को शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन सिखानी है। एसेट साइड में तो सिर्फ दो ही आइटम इफेक्ट होंगी। कैसे कैसे दो आइटम इफेक्ट होंगी सर, अगर मान लो शेयर कैपिटल या डिबेंचर को हमने कैश में इशू करा है, तो जितने भी आपको अमाउंट रिसीव हो गया वो सारा का सारा इधर आ जाएगा, वो सारा का सारा इधर आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। और अगर मान लो सर कंसीडरेशन अदर देन कैश है, तो क्या होगा, कंसीडरेशन अदर देन कैश में जो भी आपने एसेट खरीदा है, तो यहां पर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेड में आएगा। भाई जैसे होता है कि आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, और उसके बदले में आपने कैश में पेमेंट ना करिए और आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए, तो 1 लाख की मशीनरी तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगी, और उसके बाद जितने भी आपने शेयर इशू करे हैं तो उसकी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगी, और अगर प्रीमियम पर इशू करा है शेयर, तो वो आपका कहां पर आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। सर डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, तो डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएंगे। सर अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करें तो डिस्काउंट कहां आएगा, डिस्काउंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस से ही लेस हो के आता है, जनरली उसको क्या करते हैं हम, एडजस्ट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक, और अगर सब प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करें तो वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आ जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड नहीं बोला जाता, ये भी ध्यान रखना। नाउ अमेंडमेंट हैज कम, अमेंडमेंट आ चुकी है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड रहता है। ठीक, तो एसेट साइड में देखो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, एसेट साइड में दो ही चीजें इफेक्ट होनी है, एक तो आपके अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और अगर कैश में है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका इफेक्ट होगा। ठीक, कंफ्यूजन क्या आती है, कंफ्यूजन आती है सर शेयर कैपिटल को कैसे दिखाया जाए, वो हम यहां पर देखते हैं। देखो ये आपका शेयर कैपिटल का नोट शुरू होता है। शेयर कैपिटल के नोट में चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों का आपका एक ही नोट बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपकी आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस कंपनी की नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड बोल लो, या फिर आप इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो, या आप इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हो, मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखी हुई है दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मतलब इतने से ऊपर कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, वो आपकी यहां पर आ जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक, उसके बाद आती है आपकी ऑथराइज्ड के बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल डैश शेयर्स ऑफ डैश इच, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने ऑफर किया है फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड मतलब ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन वो आ जाएगा यहां पर आपका। ठीक, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इशूड का वो हिस्सा जो लोगों ने क्या करा है, सब्सक्राइब करा है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख, उसमें से कंपनी ने ऑफर करे हैं शेयर्स 9 लाख के, तो 9 लाख आपकी क्या बन गई, आपकी इशूड कैपिटल बन गई। अब मान लो 9 लाख में से जो लोगों ने सब्सक्राइब करे हैं वो कितने करे हैं, वो लेट से करे हैं 8.5 लाख, तो आपकी 8.5 लाख क्या कहलाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इशूड का वो हिस्सा जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो आपको इशूड और सब्सक्राइब तो अलग अलग दिखानी पड़ेगी। ठीक, अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो क्या होगा, अगर मान लो 9 लाख की बजाय जो एप्लीकेशन आती वो आ जाती 9,90,000 की, 9.9 लाख की, तो कंपनी मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है, मैक्सिमम तो 9 लाख इशू कर सकती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपकी इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है। आई होप समझते हो सर। सर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपकी इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्यों, क्योंकि कंपनी इशूड कैपिटल से ज्यादा शेयर थोड़ी ना इशू कर सकती है। मान लो कंपनी ने 9 लाख शेयर की एप्लीकेशन ऑफर करे हैं, तो 9 लाख से ज्यादा थोड़ी ना इशू हो जाएंगे, 9 लाख ही होंगे। हाँ, अगर 9 लाख से कम एप्लीकेशन आई है तो कंपनी को अंडर सब्सक्रिप्शन केस होगा, वहां पर आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंडर में
अंडर में क्या होता है सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि सर मिनिमम कंपनी के पास 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 90% नहीं आई है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स को वापसी देनी पड़ेगी, मतलब रिजेक्ट करनी पड़ेगी, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ठीक, तो ये होगी आपकी ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। यहां तक तो कोई दिक्कत आती नहीं है, सही बताऊं प्रैक्टिकली सर, यहां तक बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आती, सब बच्चे समझ लेते हैं सर ऑथराइज क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है। कंफ्यूजन आती है बस इधर, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ये कैलकुलेशन है आपकी। दिस इज द कैलकुलेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है। तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल में आप किस तरीके से शो करोगे, डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच डैश पेड अप। सर अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है और पूरे 10 रुपए पेड अप है, तो आपको यहां पर पेड अप वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी अमाउंट है वो यहां पर लिख देना। ठीक, सर अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप है, तो यहां पर आप 8 रुपए के हिसाब से लिखोगे। यहां पर आप कितने रुपए के हिसाब से लिखोगे, 8 रुपए के हिसाब से लिखोगे। लेस करोगे कॉल्स इन एरियर्स, अगर मान लो कोई शेयर होल्डर्स ने कॉल्स नहीं दिए हैं तो वो यहां पर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और ऐड करोगे फोरफिटेड शेयर्स, सर अगर मान लो कंपनी ने शेयर्स फोरफिट कर लिए, कंपनी ने क्या करा, शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो वो यहां पर आपका आ जाएगा, वो यहां पर आपका आ जाएगा फोरफिटेड का बैलेंस। बस ये एक छोटी सी आपको प्रेजेंटेशन है। सर अगर कॉल्स इन एडवांस होते हैं तो क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस यहां पर ऐड ही नहीं होते, वो कंपनी की अलग से लायबिलिटी है, वो अदर करंट लायबिलिटीज में कंपनी के पास शो करी जाएगी। ठीक, अब सर यही तो नहीं समझ में आता, यही कैसे करना है ये नहीं समझ में आता, इसी के ऊपर मैंने कई सारे आपके एग्जांपल्स बनाए। अच्छा, यहां पर जो अमाउंट आएगा, यहां पर जो अमाउंट आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। सब बैलेंस शीट में शो करने का मतलब, जो ऊपर मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, यहां पर ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, ये कौन सा आएगा, ये नोट्स में सबसे एंड में, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर्स एड फोरफिटेड शेयर्स, वो करके जो अमाउंट आएगा वो आपका यहां पर शो होगा, क्योंकि सर इसी से ही तो बैंक अकाउंट अफेक्टेड होगा, इसी से तो आपका बैंक अकाउंट क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। सर अगर मान लो कुछ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को बस शेयर कैपिटल के नोट में उन शेयर्स को अलग से शो करना होता है, अलग से प्रेजेंट करना होता है, दैट्स इट। ठीक, मतलब अगर मान लो मिक्सचर है, कुछ शेयर्स कैश में इशू करें, कुछ कंसीडरेशन अदर देन कैश है, ठीक, तो कैश वाले शेयर्स, उससे तो बैंक अकाउंट अफेक्टेड होगा, वो भी शेयर कैपिटल है। कंसीडरेशन अदर देन कैश, उससे एसेट अफेक्ट होगा, वो भी शेयर कैपिटल है। दिखेंगे तो दोनों शेयर कैपिटल में ही, लेकिन प्रेजेंटेशन मतलब दोनों को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, सो दैट लोगों को पता लग जाए, शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कितने शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले हैं। क्लियर है, आई होप ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, मैं उम्मीद करता हूं सर यहां तक समझ में आता है आपको। ओके, अब केसेस बनाते हैं, अब यहां पर हम केसेस बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो पहला केस क्या कहता है, वो कहता है व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स इन कॉल मनी बट शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड। अब दिक्कत तो सिर्फ यही आती है सर, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन हो, सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए, कोई भी फोरफिचर नहीं हुआ, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सब बच्चा आराम से कर लेगा। दिक्कत कहां पर आएगी सर, दिक्कत सिर्फ यही आएगी, मान लो अगर सर डिफॉल्ट कर दिया, फिर उसके बाद फोरफिचर हो गया, फिर उसके बाद री इशू भी हो गया, तब दिक्कत आती है कि सर कैसे शो किया जाए, वहां पर एक एरिया है समझने वाला। ठीक, अभी मैं स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक चीजों से कर रहा हूं और धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे। तो पहला केस मैंने क्या पकड़ा कि शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स इन कॉल मनी एंड शेयर्स आर नॉट फोरफिटेड, कि शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर दिया और शेयर्स फोरफिट नहीं हुए अभी तक। अब बताओ कैसे शो किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, issued and subscribed capital है 90,000 shares of 10 each. Suppose Mr. X holding 5,000 shares fail to pay call money at the rate of 2 per share. बताओ भी कैसे कैसे शो किया जाएगा। इस वाले एग्जांपल में मैं आपको ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब और कॉल्ड अप, पेड अप सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आगे वाले एग्जांपल में सिर्फ कॉल्ड अप और पेड अप ही करवा दूंगा। ठीक, तो इसमें अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या लिखोगे, कितने शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स of
10 each। ठीक, ये आपके ऑथराइज कैपिटल होगी। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब यहां पर सेम है, तो लिख देते हैं सेम सेम ही, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सर ये अलग अलग कब होगा? ये अलग अलग सिर्फ आपको अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में दिखाना होता है। तो यहां पर आप लिखोगे 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस केस में शेयर्स आर फुली पेड अप। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। अगर मान लो यहीं पर ही कुछ कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले होते तो आपको बताना पड़ता कि मान लो 90,000 में से 10,000 शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, अब आ जाओ कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, इसमें कैसे कैसे शो करोगे? देखो शेयर्स कितने थे? शेयर्स तो सर 90,000 थे, तो लिखोगे आप 90,000 शेयर्स ऑफ 10 each, that is 9 lakh, less calls in arrears। कितने कॉल्स इन एरियर्स? 5,000 शेयर्स पे कंपनी के पास 2 रुपए नहीं आए, इट मींस 10,000 रुपीज नहीं आए। तो कितने पैसा आ गए कंपनी के पास? 9 लाख में से 10,000 गए, दैट इज 8,90,000। 8,90,000 ये जो अमाउंट है, इतना ही तो कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, इतना ही तो कंपनी के क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा। तो ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में भी जाएगा, और शेयर कैपिटल में भी कितना अमाउंट शो करोगे? शेयर कैपिटल में भी आप यही वाला अमाउंट शो करोगे। जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जाएगा वो आपका 8,90,000 रहेगा। सर कॉल्स इन एरियर्स कहां गए? कॉल्स इन एरियर्स मैंने यहां पर लेस कर दिया। ये एक बेसिक सा केस है, बताइए जी, ये वाला केस क्लियर होता है सबको? बेसिक सा केस है। अगले केस से मैं सिर्फ आपको कॉल्ड अप और पेड अप ही कराऊंगा। ठीक, तो अगर आपको सिंपल कॉल्स इन एरियर्स दे रखे होंगे तो आप सीधा उसे लेस करोगे। अब हम करेंगे सर, अगर मान लो कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट भी कर लिया, फोरफीट भी कर लिया, रीइश्यू नहीं किया, सिर्फ पहले फोरफीट डिस्कस करते हैं। केस 2 बना दिया, थोड़ा ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। केस 2 में क्या है कि सर व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, कम शेयर होल्डर ने क्या करा? डिफॉल्ट किया, और कंपनी ने उनके शेयर को क्या करा? फोरफिट कर लिया। एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी एट द रेट ऑफ 2 per share and his shares were forfeited and his shares were forfeited। क्या करोगे अब? देखो ध्यान से, सिर्फ आपको दिखाना है कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब मुझे बताओ, अच्छा मेन चीज तो ऊपर वाले क्वेश्चन की रहेगी, ये ध्यान रखना हर केस में हमारे 90,000 शेयर्स ही हैं इशूड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन में ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक, तो शेयर्स हमारे कितने थे? 90,000, जिसमें से कंपनी ने क्या करा? 5,000 शेयर्स को तो फोरफीट ही कर लिया। अब याद रखो, जब फोर फीचर की एंट्री डालते हो तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो। सोचो ना, जब फोर फीचर की एंट्री डालते हो तब आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, मतलब शेयर्स को कैंसिल करते हो, शेयर्स को कैंसिल करते हो। तो मैंने यहां पर शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब मुझे बताओ, 90,000 में से अगर कंपनी ने 5,000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, 90,000 में से कंपनी ने 5,000 शेयर्स को क्या करा? कैंसिल कर दिया। कंपनी के कितने शेयर्स रह गए? कंपनी के कितने शेयर्स रह गए? 85,000 ही तो रह गए। तो आप क्या शो करोगे? आप बोलोगे सर 85,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8,50,000। लेकिन उन 5,000 शेयर्स पर कंपनी ने क्या करा? कुछ पैसा फोरफीट भी तो कर लिया।
अब वो 5,000 शेयर्स तो खत्म हो गए, क्या सर यहाँ पर कॉल सीनियर्स को लेस करूंगा? नहीं करोगे, क्योंकि वो 5,000 शेयर्स तो मैंने आउट ही कर दिए, कैंसिल कर दिए। क्यों? अब वो मेरा कोई लॉस है ही नहीं, कॉल सीनियर्स मेरा बनेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, उन 5,000 शेयर्स पर आपने कुछ पैसा फोरफिट भी तो कर लिया। कितना पैसा फोरफिट कर लिया सर? 5,000 शेयर्स पर कंपनी को जितना रिसीव हो गया उतना फोरफिट कर लिया। शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए थे, इट मीन शेयर होल्डर ने 8 रुपए दे दिए थे और कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो यहां पर ऐड करोगे आप क्या? फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कितना? 5,000 शेयर्स पर कंपनी ने 8 रुपए फोरफिट कर लिया, 40,000। कितना आ जाएगा ये? 8,90,000। 8,90,000। इमेजिन करो, सिचुएशन यही तो है सर। कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है? 890 तो आ रहा है, क्योंकि एक शेयर होल्डर 5,000 जिसके पास शेयर्स थे उसने 2 रुपए नहीं दिए थे, यानी कि कंपनी के पास 10,000 रुपए नहीं आए थे, 9 लाख में से 10 नहीं आए थे, तो 890 आ रखा था। लेकिन कंपनी के शेयर्स कम हो गए। क्यों शेयर्स कम हो गए? क्योंकि कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर लिया था। बात समझ में आती है? सर ये फोरफिटेड शेयर्स हम यहां पर ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं फॉर शेयर्स, फॉर सेल। फोरफिटेड बैलेंस जो कंपनी के पास अवेलेबल होता है वो फॉर सेल अवेलेबल होता है। जैसे ही कंपनी इन शेयर्स को बेचेगी तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाएंगे। मान लो जैसे ही ये कंपनी इन फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेगी तो वो यहां से हट जाएंगे, वो यहां से क्या होंगे? इधर से वो हट जाएंगे और कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आती है? ओके सर, अगर मान लो ये शेयर कंपनी ने प्रीमियम पर इश्यू करा होता, ये शेयर कंपनी ने क्या करा होता? प्रीमियम पर इश्यू करा होता, और कंपनी को प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होता, फिर क्या होता? अगर मान लो कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इश्यू करा है और कंपनी को प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, सोचना ध्यान से, प्रीमियम पर इश्यू करा और प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, मतलब और शेयर फोरफिट हो गए। तो जैसी फोरफिट आप करते हो तो आप एंट्री डालते हो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करते हो। तो इट मींस अगर मान लो ये शेयर प्रीमियम पर होता और कंपनी को प्रीमियम भी रिसीव नहीं होता, तो कंपनी को अपने रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर में से भी क्या करना पड़ता? लेस करना पड़ता। एसपीआर में से भी अमाउंट को क्या करना पड़ता? लेस करना पड़ता। मान लो इन शेयर्स पर 1,000 रुपए का प्रीमियम बनता था और वो 1,000 रुपए का प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था, तो टोटल प्रीमियम में से उस 1,000 रुपए को लेस करोगे तो वो आपका एक्चुअली में क्या रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रहेगा। सर अगर फोरफिट हो गया और प्रीमियम भी कंपनी को रिसीव हो गया तो वो कंपनी के पास एसपीआर में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के सेक्शन आपको याद हो तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम के सेक्शन 52 के हिसाब से सिर्फ 5 यूजेस हैं। वहीं पर कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं और कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो अगर फोरफिट हो गए तो वो आप इस तरीके से काम करके चलोगे। क्लियर? ओके अब इशू अब डालते हैं इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ री इशू, कि सर मान लो कंपनी ने शेयर्स को री इशू भी कर दिया। देखो केस नंबर 3 क्या बना कि सर व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ओके यहां तक तो हम समझ गए। एंड सब्सिक्वेंटली री इशू, और कंपनी ने री इशू भी कर दिए। एग्जांपल, मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 शेयर्स failed to pay call money at the rate of 2 per share and his shares were forfeited, which were subsequently reissued to Mr. Y at the rate of 8 per share fully paid up. Okay. देखो सर यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन, called up and paid up. देखो भाई साहब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब मुझे बताओ सोच के, 90,000 शेयर्स थे, थोड़ा सा माइंड लगा लेना प्लीज, यहीं पर थोड़ा सा ये एक एरिया है आपके लिए इंपॉर्टेंट। 90,000 शेयर्स में से कंपनी ने 5,000 शेयर्स तो कर दिया फॉरफिट, बचे कितने? 85,000। बचे कितने? 85,000। लेकिन कंपनी ने 5,000 शेयर इशू भी तो कर दिए। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू भी तो कर दिए, तो कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? अगेन 90 तो हो गए। सर 90 में से 5,000 फोरफिट करे, कैंसिल कर दिए, खत्म।
85 बच गए। लेकिन उस 85 उसके बाद कंपनी ने 5000 शेयर्स को दोबारा इशू भी तो कर दिया, तो कितने शेयर्स हो गए? 90,000 तो हो गए। तो क्या लिखोगे आप? 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर ये चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि जो री इशू करे वो तो 8 पे करे थे भाई साहब, 8 रुपए पे करे थे, लेकिन शेयर क्या है? शेयर तो फुली पेड अप है। शेयर तो फुली पेड अप है, मतलब 10 का शेयर आपने 8 में इशू किया है, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही है। समझ रहे हो या नहीं? शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही है। सर अगर मान लो कंपनी फेस वैल्यू चेंज करती तो वो क्लास ही अलग हो जाती, फिर उसको आप अलग से दिखा देते बस। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज 9 लाख। ओके, क्वेश्चन अराइज। सर क्या मैं, ध्यान से सुनना, क्या मैं यहां पर फोरफिटेड शेयर्स के बैलेंस को ऐड करूंगा? सोचो, क्या मैं यहां पर फोरफिटेड शेयर्स के बैलेंस को ऐड करूंगा? सब फोरफिटेड शेयर्स वो होता था कि जो कंपनी के पास अवेलेबल है फॉर सेल, मतलब अगर कंपनी ने रीइशू कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर तो वो रीइशू हो गया, इट मींस फोरफिटेड शेयर का बैलेंस तो खत्म, फोरफिटेड शेयर का बैलेंस तो खत्म। यस, कहां पर चला गया वो? शेयर कैपिटल में तो आ गया। सर रीइशू के टाइम पे हमें एक चीज पता है कि कैपिटल रिजर्व निकलता है, बिल्कुल निकलता है। वो जो कैपिटल रिजर्व है वो कहां पर आएगा? वो आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। आप दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट निकाल के बताओ। बड़ी आराम से, आप माहिर हो कैपिटल रिजर्व निकालने में। कैसे निकालते थे कि सर कंपनी ने जो फोरफिट किया है, कंपनी ने जो फोरफिट किया है वो कितना अमाउंट किया है? अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर ₹8, लेस करोगे लॉस ऑन रीइशू। लॉस ऑन रीइशू क्या होता है? डिस्काउंट बोल लो या लॉस बोल लो कि सर 10 का शेयर 8 में इशू हो रहा है, इट मींस ₹2 का लॉस। ठीक, तो कंपनी को कैपिटल रिजर्व कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है? ₹6 पर शेयर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पर शेयर, पर शेयर कंपनी को बेनिफिट कितना हो रहा है? ₹6। और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कितने रीइशू करे हैं? नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, $5,000 पूरे के पूरे इशू कर दिए थे। तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा आपका? 5,000 इंटू 6, 30,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इतना कंपनी को फायदा हो गया कि सर कंपनी ने 5,000 शेयर्स पे ₹8 फॉरफिट किया था, लेकिन उन्हीं 5,000 शेयर को रीइशू करने में कंपनी को ₹2 का नुकसान भी हो गया। इट मींस नेट में जो फायदा है वो क्या है? ₹6 का है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो 5,000 शेयर पे ₹6 पर शेयर फायदा है, तो टोटल फायदा कितना हो गया? ₹30,000 का। लेकिन ये ₹30,000 कहां शो किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा। ठीक। सर अगर मान लो प्रीमियम होता, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम होता, तो वही जो ऊपर मैंने आपको चीज बताई है वही सेम चीज होती। क्लियर है? यहां तक की बात है। सर अगर मान लो री इशू प्रीमियम पर होता, अगर मान लो री इशू प्रीमियम पे होता है, हाँ बिल्कुल होता है ऐसा केस। मान लो री इशू प्रीमियम पे होता तो लॉस ऑन री इशू फिर कुछ होता ही नहीं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता? पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिजर्व बनता। मान लो 8 का शेयर है और लॉस ऑन री इशू कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ₹8 आपका क्या है? फायदा है। ₹8 आपका फायदा है, तो ₹8 कैपिटल रिजर्व दिखाओगे। प्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अलग एक फायदा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से शो करोगे। मान लो री इशू पे आपको ₹2 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हुआ, तो 5,000 इंटू तो ₹10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आप अलग से शो करोगे। बोलो भाई, क्लियर होती है ये चीज? री इशू वाला केस क्लियर होता है। यहां पर मैंने क्या केस पकड़ा? जहां पर कंपनी ने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए थे, ऑल द शेयर्स हैव बीन री इशूड। ओके, अगला केस आ जाओ, केस नंबर 4। इसमें क्या करेंगे हम? कुछ पार्ट री इशू करेंगे कि व्हेन शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ओनली पार्ट ऑफ द शेयर्स वर रीइशूड। ये ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि सर कुछ ही पार्ट रीइशू हुआ, सारे शेयर्स रीइशू नहीं हुए, कुछ रीइशू हुए। देखो, मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 शेयर्स failed to pay the call money at the rate of 2 per share. His shares were forfeited, out of which 4,000 shares were reissued to Mr. Y at the rate of 8 per share fully paid up. बोलो भाई,
5,000 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट करे, 5,000 में से कंपनी ने सिर्फ 4,000 ही शेयर इशू करे। आओ जी सोचो, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। एक मिनट रुकना, बस एक सेकंड रुको। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अब कितने शेयर आएंगे देखो, 90,000 में से 5,000 शेयर्स तो कंपनी ने क्या करे, फोरफिट करे, बचे कितने 85,000, और फिर 4,000 शेयर इशू कर दिए तो बचे टोटल कितने हो गए 89,000। तो आप लिखोगे 89,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8,90,000। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि सर क्या कोई फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंस बचा है। सोचो कि सर कंपनी ने 5,000 शेयर फोरफिट करे थे, लेकिन रीइश्यू तो 4,000 ही करे। इसका मतलब कुछ ना कुछ फोरफिटेड का बैलेंस बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा। तो आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, फोरफिटेड शेयर्स। यहां पर क्या अमाउंट आएगा फोरफिटेड शेयर्स, कि सर जितने शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू नहीं करे, अब देखो 5,000 में से सिर्फ 4,000 इशू हुए थे, इट मींस 1,000 शेयर इशू नहीं हुए। उन शेयर्स पर कितना कंपनी ने पैसा फोरफिट कर रखा था, 8 रुपए फोरफिट कर रखा था। तो टोटल कितना आ जाएगा यहां पर 8,000 रुपए। तो अब शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, 8,98,000 आएगा। आ रही है चीज समझ में। इट मींस आपको चेक करना पड़ेगा ना सर फोरफिटेड का बैलेंस बचा या नहीं बचा। अगर सारे शेयर इशू हो जाते तो फोरफिटेड का बैलेंस खत्म हो जाता, लेकिन अगर कुछ शेयर इशू हुए हैं तो फोरफिटेड का बैलेंस अभी भी, जो शेयर इशू नहीं हुए उनका तो बचा हुआ है ना, वो आपका यहां पर ऐड होगा। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, सर कॉल सी इंटरेस्ट हम यहाँ पर लेस क्यों नहीं कर रहे। देखो बच्चे, कॉल सी इंटरेस्ट इसलिए लेस नहीं हो रहे क्योंकि शेयर्स आर फोरफिटेड। जब शेयर फोरफिट हो जाते हैं तो वो कैंसिल हो गए, वो खत्म हो गए, फिर उस पर कंपनी को कोई लेना थोड़ी ना पैसा किसी से। अगर लेना ही नहीं है तो कॉल सी इंटरेस्ट किस बात के। भाई मान लो मैंने आपको शेयर्स इशू करे थे, ठीक, 5,000 शेयर आप होल्ड करते थे, लेकिन आपने कॉल मनी नहीं दी, ठीक, मैंने आपके शेयर को कैंसिल कर दिया। अब आप शेयर होल्डर रहे ही नहीं, तो अब जब आप शेयर होल्डर ही नहीं रहे तो क्या मुझे आपसे कोई पैसा लेना है। जब आप शेयर होल्डर ही नहीं तो मुझे क्या आपसे कोई पैसा लेना है, आंसर इज नो। तो मैं कोई कॉल सी इंटरेस्ट लेस करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर मैं वो पूरे शेयर ही खत्म कर दूंगा, वो पूरे शेयर ही खत्म कर दूंगा। हाँ, जितना पैसा मैंने आपका जब्त कर लिया है, फोरफिट कर लिया है, वो मेरे पास अलग से अवेलेबल रहेगा। जैसे ही मैं आपके उस पैसे को यूटिलाइज करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करूंगा, तो वो फोरफिटेड शेयर का बैलेंस खत्म हो जाएगा और शेयर्स बढ़ जाएंगे। क्लियर। सर यहां पर अगर हमें कैपिटल रिजर्व चाहिए तो रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप कैपिटल रिजर्व दिखाओगे तो कितना दिखाओगे, बताओ भाई। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन साइड में करते हैं। देखो, फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर, पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 8 रुपए, लेस करो लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपए। 10 का शेयर कंपनी ने कितने में इशू करा है, लिखा है मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर, हाँ 8 में। तो 10 का शेयर 8 में इशू करा है तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो गया, 2 रुपए। इट मींस फायदा कितना होगा कंपनी को, 6 रुपए पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। अच्छा, अगर आप प्रोपोर्शनेट तरीके से करते थे तो वो भी कर सकते हो, मतलब 12th क्लास में या आपने शायद कभी पढ़ा हो, तो आप क्या करते थे कि फोरफिटेड बैलेंस देखते थे कि ये बैलेंस कितने शेयर्स पर है तो इस इतने पे कितना होगा, वो तरीका भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ये है आपके 4,000। तो बताइए कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 4,000 इंटू 6 दैट इज 24,000, 24,000। तो आपका यहां पर कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 24,000 का। डन 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 डन, बोलो भाई क्लियर है। तो ये मैंने आपके सारे केसेस फोर फीचर एंड इशू वाले कवर कर लिए। अब मुझे लगता है कि शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।
सर बैलेंस शीट में, सर बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ठीक। और बैंक अकाउंट तो आपका बैंक अकाउंट में देखो इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बैंक अकाउंट तो बच्चा एंट्री से भी देख लेता है, जो आप एंट्रीज डालते हो ना उससे भी आपको बैंक का पता लग जाता है, नहीं तो यही अमाउंट बैंक में आएगा, यही अमाउंट बैंक में आएगा। हाँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा अलग से आएगा। सिंपल सी बात होती है सर, ट्रिक है ये। अगर मान लो शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो पहले आप शेयर कैपिटल का पूरा लायबिलिटी साइड बना लो, एसेट साइड में मतलब जो भी आपका लायबिलिटी का टोटल बैलेंस आ रहा होगा वो सारा एसेट ही होगा, वो सारा बैंक ही होगा। सिर्फ एक केस में डिफर कर सकता है कि मतलब आपके कुछ शेयर अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो उतने का आपका एसेट भी आएगा, अदरवाइज वो सारा बैलेंस आपका क्या रहेगा, बैंक रहेगा, ठीक। तो बैंक इतना सिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस। स्पेशल, वाई स्पेशल, क्योंकि सर कॉल्स इन एडवांस है। हालांकि इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कॉल्स इन एडवांस को भी, कि सर मान लो 90,000 शेयर्स थे, 10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप। अब यहां पर मैंने कॉल्ड अप अमाउंट कम कर दिया, 8 रुपीज कॉल्ड अप है। वो कह रहा है एक शेयर होल्डर था एक्स, जिसके पास 5,000 शेयर थे, पेज फाइनल कॉल मनी 2 रुपीज पर शेयर अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, ठीक। एक काम करते हैं, इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, और एक शेयर होल्डर है मिस्टर वाई होल्डिंग 2,000 shares, failed to pay first call money at the rate of 2 per share। अब देखो यहां पर मैंने एक चीज लाइन ऐड कर दी, क्या था कि सर 90,000 शेयर थे, 8 रुपीज कॉल्ड अप थे, 8 रुपीज में मान लो एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था और फर्स्ट कॉल था, ठीक। वो कह रहा है एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, जिसके पास 5,000 शेयर थे, उसने क्या करा, फाइनल कॉल जो थी, जो कि कॉल ही नहीं करी कंपनी ने, वो पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, कॉल से एडवांस हो गए। उसके बाद एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 2 रुपए की, ये कॉल सीनियर्स हो गए। अब यहां पर मैं फोरफीचर इशू नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से एक बार क्या करना, फोरफीचर और री इशू ट्राई करना, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देना फोरफीचर और री इशू, ठीक। इसी क्वेश्चन में ऐड कर देना मिस्टर वाई के कि सर फोरफीट हो गए, एक केस ऐसा बनाना सिर्फ फोरफीट हो गए, एक केस ऐसा बनाना कि फोरफीट भी हो गए और री इशू भी हो गए, सारे शेयर इशू हो गए, और एक केस ऐसा बनाना कि सर 2,000 में से लेट से 1,000 ही शेयर इशू हुए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक। कॉल्स इन एडवांस का मैं मेनली मेरे को जो आपको बताना है वो कॉल्स इन एडवांस बताना है। देखो जी कैसे इसको शो करेंगे, सॉल्यूशन, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। बताओ भाई कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में क्या आएगा आपका। अब मुझे बताओ 90,000 शेयर्स थे, क्या कोई फोर फीचर वगैरह का चक्कर ऐसा नहीं है, तो आप लिखोगे 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 8 पेड अप, 8 पेड अप। तो 90,000 इंटू 8 कितना दिखाओगे, 90,000 इंटू ये हो गया 7,20,000, लेस करोगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कि सर 2,000 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं आए, भाई टोटल आने चाहिए थे 7,20,000, लेकिन उसमें से 2,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए, इट मींस 4,000 रुपए नहीं आए, तो कितना आ गया 724 आया होगा। लेकिन सर ये कहां गया, एक शेयर होल्डर 5,000 जिसके पास शेयर थे, उसने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी तो दे दिए थे, यानी कि 10,000 रुपए एक्सेस भी तो आगे थे, वो एक्सेस कैपिटल नहीं है, वो एक्सेस जो आ गए वो कंपनी की कैपिटल नहीं है, कंपनी उसको कहां दिखाएगी, कंपनी उसको अपनी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएगी, कॉल्स इन एडवांस। कितना 5,000 इंटू जो भी आपका 2 था ना, हाँ 2, ये 2 तो फर्स्ट कॉल का पैसा है, और ये जो 2 रुपए है ये आपका फाइनल कॉल है, तो ये हो गया 10,000 रुपए, ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। अब टोटल बैंक में कितना पैसा आएगा 724, तो सर ये बन गया, और 10,000 रुपए एक्सेस आ रखा है कंपनी के पास,
जो कि अभी कॉल नहीं किया, तो 734, तो बैंक में कितना आ रहा होगा 7,34,000। दिस इज द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो ये भी हो गया मेरे पास कॉल्स इन एडवांस। अब इसमें आप फोर फीचर हो, रीच हो, वो सब ऐड करके यहीं पर ही आएगा वो सारी चीजें, यहां पर आप कर लेना केसेस बना बना के। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज छोटी सी प्रेजेंटेशन डिवेंचर्स की। डिवेंचर्स भी बता दो सर कहां पर आएंगे। लो भाई, डिवेंचर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मान लो आपके लेट से 10% डिवेंचर्स है, 5 लाख के डिवेंचर है, तो 5 लाख आपके यहां पर आ जाएंगे। यहां पर भी क्या आती है सर, फेस वैल्यू आती है डिवेंचर की, सिर्फ फेस वैल्यू आती है। क्या आती है? सिर्फ फेस वैल्यू आती है सर। अगर मान लो डिस्काउंट है वो अलग से शो किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को अलग से शो किया जाएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव अमाउंट के साथ शो करोगे। सर अगर प्रीमियम पे डिबेंचर हुए तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलग से शो किया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपकी डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू आएगी, ठीक। साथ साथ बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा। सर अगर डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश है तो एसेट में आ जाएगा, ठीक। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? यस सर, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो ये आपका डिबेंचर्स की भी प्रेजेंटेशन होगी। डिबेंचर में कोई दिक्कत होती नहीं है, शेयर कैपिटल देखना पड़ता है आपको। बोलो भाई क्लियर? तो आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, अब आप इसके एक बार क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना और देखना क्वेश्चंस में किस तरीके से हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप सर आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आई होगी। पसंद आई है तो सर क्या बनता है सर, लाइक जरूर बनता है, और प्लीज शेयर जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। देखो अब मैं आप क्या बोलूं, बेकार बेकार की वीडियोस भी तो शेयर करते हो, दोस्तों के साथ बेकार बेकार की भी वीडियो शेयर करते हो, फालतू की कॉमेडी वीडियोस, बेकार बेकार की वीडियो, चलो जिसका कोई लेना देना नहीं है वो भी तो शेयर करते हो। सब पढ़ाई वाली वीडियो भी शेयर करो। मैं सर प्लीज आप लोगों से चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए, तो इस वीडियो को कहते हैं ना, इस वीडियो को आप मेरी वायरल कर दो। वायरल बोलते हैं ना यूट्यूब में, कि इस वीडियो को आप वायरल कर दो, कि सर शेयर कैपिटल और डिबेंचर की प्रेजेंटेशन देख लो, खास करके शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन देख लो, वायरल कर दो। जहां जहां भी आप पहुंचा सकते हो वहां वहां पहुंचा दो। प्लीज आई वांट शेयर फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं सर सब बच्चे इसको शेयर करें। पढ़ाई की भी चीजें शेयर किया करो जो कि बच्चे करते नहीं है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, बांटने से कम नहीं होती। मैं भी अपनी नॉलेज आपके साथ बांट रहा हूं, उससे बढ़ती है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिलती हैं। कई बार सर मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत तरीके से चल रहा होता है, फिर मैं उसको पढ़ाते पढ़ाते मॉडिफाई करता हूँ कि अच्छा हाँ इसको इस तरीके से कराया जाए। तब सर नॉलेज बांटने से बढ़ती है, अब बांटो आप भी, ठीक है जी। चलो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, अच्छे से इसको देख लेना, बार बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो, जितनी बार देखनी है देखो, ठीक। अच्छा एक और चीज, टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, सीए इंटर का, सीए फाउंडेशन का, जो भी टेलीग्राम चैनल है आप लोग प्लीज उसे ज्वाइन करो, वहां पर बहुत कंटेंट आपको मिलेगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है जी। चलिए फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।